जय हिंद। वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ MCQs। क्लियर? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो एक बार सभी को जय हिंद। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, वो करेक्ट कर लेना कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो 1920 के अकॉर्डिंग है वो चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो करेक्ट कर लेना। वो थोड़ा मेरे माइंड से उतर गया था वो चीज़। 19.9%। क्लियर? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? 19.9% है। तो उसको आप जो है करेक्ट कर लेना। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हमारे माइंड भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? तो चीज़ जो इधर उधर हो जाती है तो आप लोग करेक्ट कर लेना। मैंने उसको बाद में सर्च किया। क्लियर? वैसे ये लगभग अब 20.2% के लगभग जाने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये लगातार बढ़ रहा है। तो 19.9% जो कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था नेशनल GDP है उसमें क्या है? योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? अब ये लगभग 20.2% लगभग 2000 ये अनुमान है कि लगभग 2021-22 में ये जो बढ़कर कितना हो जाएगा? 20.2% के लगभग हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पुष्पन के लिए जिम्मेदार है? क्लियर? तो जो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो आप लोगों के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग? क्लियर? फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग मीन्स पुष्पन, पुष्पन के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पर जिम्मेदार है? क्लियर? तो पुष्पन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या करो आप, देखो सबसे पहले तो टाइलिन। तो टाइलिन हार्मोन तो आप क्या कर देना, कैंसिल कर देना। क्यों? क्योंकि टाइलिन हार्मोन आप सभी को पता है भैया। बताओ टाइलिन हार्मोन कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है आपको टाइलिन हार्मोन? जो पहला वाला आंसर है, ये पौधों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो टाइलिन हार्मोन कहाँ पर मिलता है पता है आपको? टाइलिन हार्मोन कहाँ पर मिलता है और इसका कार्य क्या है? क्लियर? टाइलिन हार्मोन जो होता है, जो जितने भी, हाँ, लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लार में। और किसकी लार में होता है? ऐसे जीव जो कि जुगाली नहीं करते हैं। क्लियर? नॉन रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट जो भी जीव होते हैं उनकी जो लार ग्रंथियां होती है, उनसे जो लार स्त्रावित होती है, क्लियर, सलाइवा जिसको कहा जाता है, तो उस सलाइवा के अंदर क्या होता है? हाँ, मनुष्य की लार में भी होता है, मुर्गी की लार में भी होता है। क्लियर? तो जो भी जुगाली नहीं करते हैं, नॉन रूमिनेंट जो भी जीव हैं, उनमें आपकी उनकी लार के अंदर ये टाइलिन एंजाइम होता है। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? इसका काम होता है स्टार्च का पाचन। क्या कार्य है इसका? स्टार्च का पाचन करना। क्लियर? तो टाइलिन जो हार्मोन है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्टार्च का पाचन करना होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये टाइलिन हार्मोन तो भैया पौधों से अलग है, इसको हटा दो। क्लियर? वैसे भी आपका जो लार का कार्य होता है, लार का कार्य क्या होता है? तो लार का कार्य होता है स्टार्च का पाचन। क्लियर? ये लार का मुख्य कार्य होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि लार का मुख्य कार्य है, तो लार का मुख्य कार्य होता है, एक तो भोजन को चिकना करना होता है ताकि निगलने में आसानी हो जाए। क्लियर? उसको रसीला बनाना होता है, और साथ ही साथ इसका जो दूसरा मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन का पाचन। क्लियर? तो भोजन में जो स्टार्च होती है उसके पाचन के लिए ये आपका लार में जो टाइलिन एंजाइम है वो कार्य करता है। क्लियर? लेकिन जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली मीन्स रूमिनेंट, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिराफ, क्लियर, ये जो है ये क्या है? ये अपने आहार में रेशा ज्यादा लेते हैं, फाइबर ज्यादा लेते हैं। क्लियर?
इनकी लार में कोई सा भी एंजाइम नहीं होता है, ये ध्यान रखना भैया। इनकी लार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सा भी एंजाइम नहीं होता है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ये केवल जो नॉन रूमिनेंट जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मनुष्य भी उसमें आ गया, उनके अंदर ही आपको उनकी लार में टाइलिन एंजाइम मिलता है। क्लियर? बाकी प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइम तो कहाँ मिलते हैं? वो आमाशय में मिलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर आपका पहला वाला आंसर तो चलो हट गया है। क्लियर? अब दूसरा वाला आंसर देखते हैं, फ्लोरिजन हार्मोन। क्लियर? किसकी बात करते हैं? फ्लोरिजन हार्मोन की। तो फ्लोरिजन हार्मोन जो होता है, ये फ्लोरिजन हार्मोन पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि फ्लावरिंग या पुष्पन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? क्लियर? तो पुष्पन के लिए मतलब पौधों में जो फूल निकलते हैं, तो फूल कब निकलते हैं? जब पौधे में फ्लोरिजन हार्मोन का संश्लेषण शुरू होता है, तब पौधों में फूल निकलते हैं। तो पुष्पन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ये चीज ध्यान रखना, पुष्पन के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो है फ्लोरिजन हार्मोन। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। अब चूंकि फ्लोरिजन हार्मोन तो भैया डायरेक्ट फ्लोरिजन हार्मोन नहीं बनता, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लोरिजन। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना, फ्लोरिजन हार्मोन पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये होता क्या है भैया, हम इसका पूरा थोड़ा सा एक्टिविटी देखते हैं। जो फ्लोरिजन हार्मोन है, इसको खोजा था किसने? आप में से किसी को पता है फ्लोरिजन हार्मोन किसने खोजा था? फ्लोरिजन हार्मोन की ये खोज के बारे में पूछता भी है कि फ्लोरिजन हार्मोन किसने खोजा था। क्लियर? पता है आप में से किसी को फ्लोरिजन हार्मोन के खोज करता, फ्लोरिजन हार्मोन को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? क्लियर? और ये कहाँ बनता है? तो आप में से अगर किसी को आइडिया हो तो बताओ भैया। क्योंकि ये क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जाम में पूछा आता है कि फ्लोरिजन हार्मोन किसने खोजा था। क्लियर? फ्लोरिजन का मतलब यहाँ आप देख लो, इंग्लिश में जो है फ्लोरी, फ्लोरी का मतलब होता है फूल। क्या होता है? फूल। या आप क्या बोल सकते हो, जिसको पुष्प बोल सकते हो। क्लियर? हिंदी में तो फ्लोरिजन का मतलब ही हो रहा है फ्लावर से रिलेटेड हार्मोन जो पुष्पन करता है। क्लियर? तो पुष्पन करने वाला जो है, आयुष गुलिया जी ने बताया पत्तियों में बनता है। हाँ, ये बात तो सही है, पत्तियों में बनता है, लेकिन फ्लोरिजन हार्मोन का जो खोज करता है वो ध्यान रखना। इस हार्मोन को खोजा था किसने? वो खोजा था चेलाकियान। क्लियर? किसने खोजा था? चेलाकियान नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? ये फ्लोरिजन हार्मोन को खोजा था। क्लियर? और फ्लोरिजन हार्मोन का जो निर्माण होता है, क्लियर, ये कलिकाओं व पत्तियों में, किसमें होता है? कलिकाओं और पत्तियों में फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण होता है। क्लियर? और ये फ्लोरिजन हार्मोन किसको उत्प्रेरित करता है? तो ये करता है, ये पुष्पन या फ्लावरिंग, पौधों में जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग को उत्प्रेरित करता है। जैसे ही फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण शुरू हो जाता है पौधे में, तो क्या होता है? फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण शुरू होने से ही, क्लियर, फूल पौधों में पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है। जो 1 वर्षीय पौधे हैं उनमें एक ही वर्ष में या 1 साल से कम समय में फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण होता है, लेकिन जो द्विवर्षीय पौधे होते हैं उनमें जो सेकंड ईयर होता है, दूसरा साल जो होता है, तब जाके फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण शुरू होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया, इसको खोजा था चेलाकियान ने। क्लियर? और फ्लोरिजन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो कलिकाओं और पत्तियों में होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये लगभग सभी लोगों का एक करेक्ट आंसर था। क्लियर? फ्लोरिजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, हाँ, अगला जो है ये एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। ये एब्सिसिक एसिड जो होता है इसको ABA कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ABA। क्लियर? ये पादप हार्मोन होता है और ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। वृद्धि को रोकने वाला मतलब ये जब पौधों में बनता है तो पौधों की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर? और जो जैसे मान लो ये पौधा है, क्लियर, पौधे की जो शाखा है, शाखा पर मान लो ये फल लगा है या फिर ये पत्ती लगी है, तो ये क्या करता है? ये शाखा और डंठल के बीच में, क्लियर, जो वृंत होता है, पेटियोल होता है, पेटियोल के बीच में यहाँ क्या करता है? एक एब्सिसिक लेयर बनाता है। क्या बनाता है? एब्सिसिक परत।
क्लियर। और एब्सिसिक परत बनने से इधर जो जाइलम से जो पानी आना चाहिए या फिर फ्लोएम से जो भोजन आना चाहिए उसका जो है यहाँ मार्ग रुक जाता है, रास्ता रोक देता है ये। क्लियर। इससे क्या होता है, इससे ये फल क्या होता है, ये यहाँ से टूटकर गिर जाता है। पत्तियों में भी ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जीर्णता लाता है। फलों में भी जीर्णता लाता है। क्लियर। और फूलों में भी क्या करता है, ये जीर्णता लाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा आता है कि पौधों में जीर्णता लाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो पौधों में जीर्णता लाने वाला जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। क्लियर। ABA इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। ये क्या करता है, ये पौधों में एब्सिसिक लेयर बनाता है जिससे पौधे के जो फूल हैं, पत्तियां हैं, क्लियर, फल है, ये क्या होते हैं, ये पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं, ये पौधे से टूटकर अलग हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं जो बसंत ऋतु में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिराकर नई पत्तियां लाते हैं। तो उस समय पर यही एब्सिसिक एसिड जो होता है ABA, ये क्या करता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती, सांद्रता बढ़ जाती, इसकी मात्रा बढ़ती और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन के साथ काम करता है, ऑक्सीजन कम होगा तो ABA की मात्रा बढ़ेगी। क्लियर। जिससे कि एब्सिसिक लेयर बन जाएगी और फल, फूल और पत्तियां गिरने लग जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया, ये ABA हार्मोन होता है। क्लियर। वैसे भी मैंने पौधों के बारे में बहुत सारे हार्मोन्स जो है पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किए थे। कौन कौन से हार्मोन डिस्कस किए थे, तो पहला हार्मोन मैंने आपको बताया है ऑक्सीन। क्लियर। ऑक्सीन के बारे में काफ़ी कुछ बताया था जब पिछले लेक्चर्स हो गए थे। क्लियर। तो पिछले लेक्चर से मैं क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, वहाँ ऑक्सीन हार्मोन के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया था मैंने। तो ऑक्सीन हार्मोन मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि ऑक्सीन हार्मोन जो होता है इसको खोजा था किसने, तो इसको खोजा था F.W. वेंट ने। किसने खोजा था, F.W. वेंट ने। वैसे चार्ल्स जो डार्विन ने भी क्या किया था, डार्विन ने भी इस पे कार्य किया था, लेकिन जो मेन श्रेय जाता है, क्लियर, वो किसको जाता है, वो जाता है F.W. वेंट को। आया ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। फिर दूसरा जो मैंने आपको ऑक्सीन के बारे में बताया था कि भैया जो ऑक्सीन हार्मोन है इसका निर्माण किससे होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। क्लियर। ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल होता है उसी से किसका निर्माण होता है, ऑक्सीन हार्मोन का निर्माण होता है। तो ये कई बार पूछा है कि कौन सा जो अमीनो एसिड है वो ऑक्सीन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जरूरी है। क्लियर। तो ऑक्सीन हार्मोन का जो संश्लेषण होता है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से होता है। फिर ऑक्सीन के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है, तो वो ध्यान रखना, जिंक। क्लियर। जिंक के बगैर ऑक्सीन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। ऑक्सीन के बारे में काफी कुछ चीजें हमने पुराने इसमें पढ़ी थी। इसके अलावा आपको ये भी पूछता है कि जो प्राकृतिक ऑक्सीन है, मतलब पेड़ पौधों के अंदर जो बनता है वो ऑक्सीन कौन सा है। तो पेड़ पौधों के अंदर जो ऑक्सीन हार्मोन बनता है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो है IAA। क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। ये जो होता है ये पेड़ पौधों के अंदर बनने वाला ऑक्सीन हार्मोन होता है। इसी को हेटेरो ऑक्सीन। कहीं कहीं पर क्या होता है, जो कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन कौन सा है, तो प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वो कौन सा है, वो है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी आप बोलोगे सर और भी तो ऑक्सीन हार्मोन होते हैं, कौन कौन से, तो जैसे 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर। 2,4-D ये खरपतवारनाशी भी है और हार्मोन कम मात्रा में, क्लियर, बहुत कम मात्रा में ये ऑक्सीन के समान भी कार्य करता है, लेकिन ये पौधों के अंदर नहीं बनता। ये क्या है, संश्लेषित है, सिंथेसाइज्ड केमिकल है। क्लियर। इसके अलावा और भी हैं NaA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, IBA। क्लियर। तो बहुत सारे 2,4,5-T भी है। तो बहुत सारे संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन्स भी होते हैं। क्लियर। तो वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं जो कि ऑक्सीन जैसा कार्य करते हैं, लेकिन प्राकृतिक जो पेड़ पौधों के अंदर बनता है वो कौन सा हार्मोन बनता है, वो IAA या हेटेरो ऑक्सीन होता है। इस चीज को ध्यान रखना।
और ये जो है ये कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन्स होते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या है ये क्या है, तो ये प्राकृतिक है ये कृत्रिम है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा ऑक्सीन के कार्य भी आपने पढ़े थे, क्लियर। तो ऑक्सीन के कार्य के बारे में भी, जैसे शीर्ष प्रभाविता होती है, अगर ऑक्सीन कहाँ बनता है, पौधे का जो टॉप होता है शीर्ष, यहाँ पर ऑक्सीन का निर्माण होता है और इसकी गति होती है वो नीचे की ओर होती है, अंधेरे की ओर, आया ना समझ में। तो ऑक्सीन का निर्माण शीर्ष में होता है और जब तक ऑक्सीन का निर्माण होता रहेगा पौधा सीधा बढ़ता रहेगा, साइड ब्रांचेस कम निकलेगी, क्लियर। और यही कारण है कि हम चने में टॉपिंग क्रिया करते हैं, तंबाकू में टॉपिंग क्रिया करते हैं, ऊपर का शीर्ष कलिका तोड़ देते हैं ताकि ऑक्सीन का निर्माण कम हो और साइटोकाइनिन का निर्माण ज़्यादा हो, जिससे साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकले और आपको उत्पादन ज़्यादा मिले। इसी को कहा जाता है एपिकल डोमिनेंसी, क्लियर। शीर्ष प्रभाविता ये ऑक्सीन के कारण होता है, ये इसका मेन वर्क होता है, क्लियर। दूसरा देखो तो ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वो सुषुप्ता अवस्था को बढ़ाता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है, क्लियर, निद्रा अवस्था को बढ़ाता है। एक कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन जो है मैलिक हाइड्राजाइड MH, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना भैया, ये अधिकतर पूछता है। ये कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन है मैलिक हाइड्राजाइड। इसका उपयोग सबसे ज्यादा जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जो भंडार गृह होते हैं, आलू और प्याज के भंडार गृह, वहां पर इसका छिड़काव किया जाता है। इसका छिड़काव करने से क्या होता है, मैलिक हाइड्राजाइड का, तो इसका छिड़काव करने से आलू में 2 से 3 साल तक बिल्कुल भी अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि आलू और प्याज जो है वो अंकुरित होने पर उनकी जो क्वालिटी या गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैलिक हाइड्राजाइड का आप छिड़काव करके इसको क्या करोगे, कोल्ड स्टोरेज में आलू और प्याज का भंडारण करोगे, तो लगभग 2 से 3 सालों तक उनमें जर्मिनेशन नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा और वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये मैलिक हाइड्राजाइड का कई बार पूछा है कि भंडार गृह में आलू और प्याज के भंडारण के लिए कौन से कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो मैलिक हाइड्राजाइड का ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। साथ ही साथ ऑक्सीन हार्मोन का उपयोग पार्थेनोकार्पी फल उत्पादन में भी किया जाता है, मीन्स बीज रहित फल उत्पादन में भी ऑक्सीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट जैसे तो ऑक्सीन हार्मोन जब हम कटिंग का उपयोग करते हैं, कटिंग मीन्स कलम लगाते हैं, तो कलम का निचला हिस्सा जो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है उसमें उसको अगर ऑक्सीन मीन्स नैप्थेलिक एसिटिक एसिड NaA के अंदर अगर आप डुबा कर अगर गाड़ोगे तो उसमें जड़ें शीघ्र ही निकलने लग जाएगी। तो जड़ें निकालने का काम भी ऑक्सीन हार्मोन करता है। तो ये ऑक्सीन के मेन वर्क होते हैं। दूसरा हार्मोन हमने पढ़ा था जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन भी ध्यान रखना भैया, मैं हल्का हल्का सबके बारे में बता देता हूँ ताकि रिवाइज भी हो जाएगा आपका। जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में भी अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से, इसको GA से बताते हैं क्या, GA जिब्रेलिन, क्लियर। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है इसको याबूता और सुमुकी जो जापान के 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो धान के अंदर एक बीमारी होती है, क्लियर, कौन सी बीमारी, बकानी रोग, जिसको सीडलिंग फुलिश कहा जाता है, आया ना समझ में, सीडलिंग फुलिश। इसमें क्या होता है, धान का जो पौधा होता है वो सीधा लंबा हो जाता है, क्लियर। तो इसका जब कारण खोजा तो उन्होंने देखा कि भैया जो धान के अंदर बकानी रोग है उसका कारण है जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक, क्लियर। और इस कवक के अंदर एक कंपाउंड या यौगिक को खोजा जिसके कारण क्या है, ये पौधे लंबे हो रहे थे और उसी को दिया जिब्रेलिन हार्मोन का नाम, क्लियर। कभी कभी अगर जिब्रेला फ्यूजिकोराई नहीं आए तो इसका एक दूसरा भी नाम होता है, क्लियर। कौन सा नाम होता है, मैंने बता भैया आपको पिछले लेक्चर में, क्लियर। क्या नाम बताया था, याद है किसी को, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना। तो कभी कभी अगर जिब्रेला फ्यूजिकोराई नहीं दे तो आप ये वाला आंसर भी टिक कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट अच्छा, जिब्रेला नहीं, इसको वो फ्यूजी फॉर्मिस बोलता है, फ्यूजिकोराई, क्या बोलता है, फ्यूजिकोराई, मोनिली फॉर्मिस,
फ्यूजिकोराई मोनिलीफॉर्मिस। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। ये भी दे सकता है, ये तो जिब्रेला देगा तो आप फट से पकड़ लोगे जिब्रेलिन, लेकिन अगर उसने फ्यूजिकोराई मोनिलीफॉर्मिस अगर नाम दे दिया कवक का तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ ध्यान रखना। क्लियर, जिब्रेलिन, जितने भी जिब्रेलिन होते हैं सब टर्पिन्स होते हैं। क्या होते हैं? टर्पिन्स। ये यौगिक की प्रकृति होती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। क्लियर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। तो जितने भी जिब्रेलिन होते हैं सब के सब क्या होते हैं? वो टर्पिन्स होते हैं। इसके अलावा वैसे तो 50 प्रकार के जिब्रेलिन होते हैं, लेकिन GA3 जो होता है, तीसरा जो प्रकार होता है, वो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर जिब्रेलिन के कार्य भी पूछे जाते हैं कि जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है। तो जिब्रेलिन का मुख्य कार्य होता है आनुवांशिक रूप से जो बोना पौधा होता है उसको भी लंबा कर देता है। अगर किसी बोनी वैरायटी के ऊपर अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दो तो वो उसको भी लंबा कर देगा। मतलब जो इंटर नोड, क्लियर, मीन्स नोड के बीच का जो पेयर होता है, क्लियर, उसकी लंबाई को क्या करता है? जिब्रेलिन बढ़ा देता है। जैसे मान लो ये नोड होती है गठान, क्लियर, ये पेयर है बीच का जिसको हम, ये नोड है और ये इंटर नोड है, क्लियर, पर्व है। इसको अगर जिब्रेलिन का छिड़काव करोगे तो ये पर्व आपका क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा। क्लियर, तो इससे पौधे की लंबाई बढ़ जाती है, ये चीज ध्यान रखना। साथ ही साथ ऑक्सिन के विपरीत कार्य करता है, ये निंद्रावस्था को तोड़ता है, डोरमेंसी या सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने का काम करता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। क्लियर, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि डोरमेंसी तोड़ने के लिए या निंद्रा अवस्था तोड़ने के लिए या सुषुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग होता है? तो वो होता है जिब्रेलिन। क्लियर, इसके अलावा जिब्रेलिन जो होता है वो द्विवर्षीय जो फसल होती है, मीन्स बाई एनुअल जो क्रॉप्स होती है उसको ये क्या करता है? बाई एनुअल क्रॉप्स को एक वर्षीय फसल या फिर जो एनुअल क्रॉप के अंदर बदल देता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, द्विवर्षीय फसलों को एक वर्षीय फसल में बदलने का जो कार्य करता है वो जिब्रेलिन करता है। इसके अलावा अगर द्विवर्षीय फसलों को एक वर्षीय फसल में बदलना है तो बसंतीकरण एक वर्नेलाइजेशन प्रोसेस होती है, उससे भी आप बदल सकते हो। तो यहाँ जिब्रेलिन के बारे में काफी कुछ मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो तीसरा पादप हार्मोन होता है वो होता है आपका साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन के बारे में पता होना चाहिए भैया, इसके नाम के अंदर ही ये छिपा हुआ है। साइटो मतलब होता है कोशिका, काइनिन मतलब होता है तोड़ना। तो ये क्या करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है, मीन्स कोशिका विभाजन करने में सहायता करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है साइटोकाइनिन। इसको कहीं कहीं पर काइनेटिन हार्मोन भी लिखा है। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना। इसको लेथम ने खोजा था और ये नारियल जो मक्का का जो आरएनए होता है, मक्का का जो आरएनए होता है उसके अंदर सबसे पहले इसको लेथम ने क्या किया था? खोजा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि जो आप नारियल पानी होता है, मीन्स नारियल के अंदर जो पानी होता है, तो नारियल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फल में तरल भ्रूणपोष होता है, तो वो नारियल के अंदर तरल भ्रूणपोष होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो नारियल के पानी के अंदर भी आपको साइटोकाइनिन हार्मोन मिलता है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं होती है उसको डॉक्टर क्या सलाह देता है? नारियल पानी पीने की। क्यों? ताकि गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है उसमें सेल डिवीजन फास्ट हो और बच्चे की जो ग्रोथ है, वृद्धि अच्छी हो। तो साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में ये चीज ध्यान रखना। एक एथिलीन हार्मोन भी होता है, तो एथिलीन के बारे में भी ध्यान रखना भैया। C2H4, केमिस्ट्री में इसका सूत्र होता है C2H4। कहीं कहीं पर इसको एथिलीन लिखा होगा, कहीं पर एथिन लिखा होगा, कहीं पर इथरेल भी लिख देते हैं, आए ना समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, इसको एथिलीन कहा जाता है। तो ये एथिलीन हार्मोन जो है इसको बर्न ने सबसे पहले खोजा था और ये एकमात्र पादप गैसीय हार्मोन है और इसका मुख्य कार्य होता है फलों को पकाना, मीन्स डी ग्रीनिंग करना। डी ग्रीनिंग समझते हो? जैसे केला जब तोड़ते हैं तो हरा होता है, आया ना समझ में, लेकिन उसको पकाने पर उसका कवर जो होता है वो पीला हो जाता है। क्लियर? तो मार्केट में हरा केला उसको कोई नहीं पूछता, किसको? पीले केले को ही पूछा जाता है, उसका ही रेट आप ज्यादा मिलता है। तो डी ग्रीनिंग, ग्रीनिंग मतलब हरापन, डी ग्रीनिंग मतलब हरेपन को हटाना। क्लियर? तो हरेपन को हटाना, ये डी ग्रीनिंग के लिए एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? मीन्स फलों का जो कलर चेंज करना है, जैसे कोई भी फल है उसका अगर कलर चेंज करना है कवर का, क्लियर,
तो उसके लिए डी ग्रीनिंग के लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ये चीज यहां से ध्यान रखना। तो ये एथिलीन हार्मोन होता है। एथिलीन हार्मोन पौधों में मादा पुष्पों की संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा हार्मोन पौधे में मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, तो वो एथिलीन हार्मोन होता है। इस चीज को ध्यान रखना। ये फलों में मिठास भी बढ़ाता है, मिठास बढ़ाने का काम भी एथिलीन हार्मोन करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जो एब्सिसिक एसिड में आपको बता चुका हूं। क्लियर। तो इस प्रकार ये पादप हार्मोन मेनली ये होते हैं। इसके अलावा जो फ्लोरिजन हार्मोन है, एक वर्नेलिन हार्मोन है। वर्नेलिन हार्मोन के बारे में मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस करूंगा। क्लियर। तो ये जो होते हैं ये पादप हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए वो होता है फ्लोरिजन हार्मोन। क्लियर। इसको खोजा था किसने, तो इसको खोजा था चेलाकियान ने। किसने खोजा था, चेलाकियान ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इसका सभी ने लगभग आंसर करेक्ट दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करो। Acceleration of the ability of flower by the chilling treatment. Name the process. क्लियर। जो चाउरड है 1960 ने एक प्रक्रिया को ऐसे परिभाषित किया। किस टाइप से परिभाषित किया, ये द्रुत श, क्या लिखा हुआ है, द्रुत श है, द्रुत शी त न। ये मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा कट के इधर आ गया है। क्या है, द्रुत शीतन उपाय द्वारा पुष्प की क्षमता का अर्जन प्रक्रिया का नाम है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है। पहला आंसर आपको दिया है फोटोपेरियोडिज्म, जिसको दीप्तिकालिता कहा जाता है। दूसरा आंसर है वर्नेलाइजेशन, जिसको वसंतीकरण कहते हैं। थर्ड है फोटोपेरियोडिक इंडक्शन मीन्स दीप्तिकाल प्रेरण। और चौथा है एब्सिशन, अपछेदन। ये चार आंसर आपके सामने हैं। इसमें से आपको बताना है कि भैया करेक्ट आंसर कौन सा है। क्लियर। हाँ तो काफी लोगों ने जो आंसर दिया है वो है बी वाला आंसर। क्लियर। कौन सा आंसर दिया है, अधिकतर लोगों ने बी वाला आंसर दिया है। अब यहां पर ध्यान रखना भैया, ये जो आप बसंतीकरण देख रहे हो, ये बसंतीकरण जो होता है, क्लियर, मीन्स वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन क्या होता है, अभी मैंने एक टर्म यूज की थी जब जिब्रेलिन की बात की थी कि जिब्रेलिन हार्मोन द्विवर्षीय पौधों को एक वर्षीय पौधों में बदल देता है। मीन्स जहां दूसरे साल पुष्पन होना चाहिए वो पहले ही साल क्या करता है, उसमें पुष्पन भी शुरू कर देता है। क्लियर। यही कार्य जो जिब्रेलिन कर रहा था, यही कार्य जो है ये वर्नेलाइजेशन की क्रिया में भी होता है। आया ना समझ में, वर्नेलाइजेशन की क्रिया में भी यही कार्य होता है। तो जो चाउरड जो वैज्ञानिक है 1960 में, उन्होंने एक प्रक्रिया को ऐसे परिभाषित किया। मतलब इनमें से कौन सी वो परिभाषा है, टर्मिनोलॉजी है, जिसको इन्होंने इस टाइप से डिफाइन किया। क्लियर। द्रुत शीतन उपाय द्वारा पुष्प की क्षमता का अर्जन। क्लियर। मतलब चिलिंग, चिलिंग समझते हो, ठंडा करना। द्रुत शीतन मीन्स चिलिंग। क्लियर। हाँ, निहाल वर्मा जी ने बोल दिया 5 डिग्री सी पर रखते हैं। तो यहां ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी क्रिया जिसमें हम बीज को क्या करते हैं, चिलिंग करके क्या करते हैं, पुष्पन क्षमता का अर्जन करते हैं। पुष्पन क्षमता जो होती है प्लांट की, उसको अर्जित करते हैं। देखो प्लांट के अंदर जो पुष्पन क्षमता वो तो है नेचुरली, लेकिन हम उसको और आगे ले आते हैं। जो पुष्पन क्षमता उसकी दूसरे साल होनी चाहिए, उसको हम और आगे लेके, जब पुष्पन का समय नहीं होता तब हम क्या करते हैं, उसमें पुष्पन करवा देते हैं। क्लियर। इसी यहाँ सेंटेंस का मतलब यही है, इस चीज को ध्यान रखना। ये 1960 में चाउरड जो वैज्ञानिक है, इन्होंने जो बसंतीकरण है, वर्नेलाइजेशन है, इस प्रोसेस को यहाँ पर इन्होंने ऐसे डिफाइन किया था। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना भैया। अब यहाँ पर ये तो कौन वैज्ञानिक थे, चाउरड, लेकिन ये जो वर्नेलाइजेशन है, एक्चुअल में ये वर्नेलाइजेशन को खोजा किसने,
क्लियर? आप में से किसी को पता है वर्नेलाइजेशन? ये तो उन्होंने एक सेंटेंस दिया है वर्नेलाइजेशन के बारे में, लेकिन इसको खोजा किसने और कब खोजा? आप में से किसी को कंफर्म है? देखो, जो बसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन की जो क्रिया है, इसको 1928 में 1928 में टी.डी. लाइसेंको, क्लियर, लाइसेंको, कौन? टी.डी. लाइसेंको। टी.डी. लाइसेंको नामक एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1928 में खोजा था। किसको? बसंतीकरण को। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? नहीं ठाकुर साहब, मिलर ने नहीं, किसने खोजा था? लाइसेंको ने। 1928 में टी.डी. लाइसेंको जो थे, उन्होंने वर्नेलाइजेशन को सबसे पहले खोजा। अब ये वर्नेलाइजेशन में होता क्या है? तो वर्नेलाइजेशन में अगर मान लो आप इन्होंने कैसे खोजा था? इन्होंने क्या किया, जो ठंड का जो गेहूं होता है, शीत व्हीट मींस, आप जो ठंड के समय जनरली जो गेहूं कौन से सीजन की क्रॉप है? तो वो रबी सीजन की क्रॉप है। क्लियर? आप अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई करते हो और आपका जनवरी फरवरी में इसमें क्या फ्लावरिंग होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया, गेहूं के बीजों को जो है शीत उपचार करने के बाद लगाया। शीत उपचार कब लगाया इन्होंने? इन्होंने लगाया बसंत में। बसंत मतलब फरवरी मार्च में लगाया गेहूं को। क्लियर? और जब फरवरी मार्च में लगाया, वैसे लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो ही इसमें क्या होता है, बढ़िया फ्लावरिंग होती है। लेकिन इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया कि जो गेहूं है, गेहूं को इन्होंने कब लगाया? तो गेहूं को इन्होंने लगाया बसंत, फरवरी मार्च में। इसके पहले इन्होंने क्या किया, 2-3 दिन के लिए गेहूं के जो बीज थे उनको 0 से 5 डिग्री सी टेम्परेचर के बीच में क्या किया, रखा, और रखने के बाद लगाया। तो इन्होंने देखा कि भैया बसंत में भी गेहूं की फसल ली जा सकती है। क्लियर? इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने वर्नेलाइजेशन नाम दिया, कि बिना सीजन के भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा फ्लावरिंग करवा सकते हैं। क्लियर? उसका उत्पादन ले सकते हैं। इसी क्रिया को उन्होंने बसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन नाम दिया। तो पहले तो ध्यान रखना कि भैया बसंतीकरण या वर्नेलाइजेशन शब्द किसने दिया और इसको खोजा किसने? तो वो टी.डी. लाइसेंको ने 1928 में क्या है, इसको खोजा भी, और ये जो टर्म है वर्नेलाइजेशन या बसंतीकरण, ये टर्म या शब्द भी इन्होंने दिया है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? अब बसंतीकरण में क्या करते हैं, बसंतीकरण को शीत उपचार भी कहते हैं। ये जो बसंतीकरण क्रिया है, इसको शीत उपचार की क्रिया भी कहा जाता है। शीत उपचार, क्लियर, कोल्ड ट्रीटमेंट। क्लियर? ये शीत उपचार के नाम से भी इस क्रिया को जाना जाता है। क्लियर? तो दोनों क्रियाओं के नाम एक ही है, लाइसेंको ने खोजा है। क्लियर? शीत उपचार इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, जो द्विवर्षीय फसल एक वर्षीय में कैसे बदल जाती है इसमें? क्लियर? तो इसमें जैसे ही शीत उपचार करने के बाद में आप फसल को लगाते हो, तो फसल में क्या होता है, एक पहले हार्मोन बनता है। क्लियर? शीत उपचार करने के बाद आपने बीज को 0 से 5 डिग्री सी टेम्परेचर पर क्या किया, 0 से 5 डिग्री से टेम्परेचर पर आपने उपचारित करने के बाद जब लगाया, तो इसमें जल्दी ही एक वर्नेलिन जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, वर्नेलिन, वर्नेलिन नामक एक हार्मोन जो होता है वो जल्दी ही बनने लग जाएगा। क्लियर? और ये वर्नेलिन हार्मोन के बारे में बताया था मेलकर्स ने। किसने बताया था? मेलकर्स नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने वर्नेलिन हार्मोन के बारे में बताया था। अब ये वर्नेलिन हार्मोन जितना जल्दी बनता है, ये क्या करता है, वर्नेलिन हार्मोन जो आपका फ्लोरिजन हार्मोन है, जो आगे बनने वाला हार्मोन है फ्लोरिजन हार्मोन, उस फ्लोरिजन हार्मोन के संश्लेषण को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो जैसे ही 0 से 5 डिग्री से टेम्परेचर पर आपने उपचारित करके लगाया, तो उस फसल के अंदर जो द्विवर्षीय फसल है, पहले ही साल उसमें वर्नेलिन हार्मोन बनने लग जाएगा। और ये वर्नेलिन हार्मोन जो है, ये क्या करेगा, जो फ्लोरिजन हार्मोन अभी जो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, कौन सा हार्मोन, फ्लोरिजन, फ्लोरिजन हार्मोन जो है, इस फ्लोरिजन हार्मोन के निर्माण को उत्प्रेरित करेगा, जिससे पहले ही या प्रथम वर्ष में ही क्या होगा, पौधे में फ्लोरिजन हार्मोन का संश्लेषण भी शुरू हो जाएगा और यहाँ पर पुष्पन भी शुरू हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये जो हमारा होता है, ये शीत उपचार होता है, जिसको हम वसंतीकरण या बसंतीकरण वर्नेलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना।
नेक्स्ट हमारा जो है, क्लियर, तो यहाँ पर चूंकि ये बसंतीकरण का आया है, अब दीप्तिकालिता के बारे में भी ध्यान रखना भैया। दीप्तिकालिता जो है इसको किसने खोजा था, तो दीप्तिकालिता को गार्नर व एलार्ड, गार्नर और एलार्ड नामक जो दो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले दीप्तिकालिता को खोजा था, फोटोपेरियोडिज्म। क्लियर, तो दीप्तिकालिता को गार्नर और एलार्ड ने खोजा था। और ये दीप्तिकालिता का मतलब क्या होता है, फोटोपेरियोडिज्म का मतलब क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है फसलों में जो पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ना। जो फ्लावरिंग होता है, पुष्पन होता है, तो पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ना, इसी को कहा जाता है दीप्तिकालिता या फोटोपेरियोडिज्म। इसमें दो चीजें ध्यान रखना है, क्या, तो आपको ध्यान मेनली जो रखना है यहाँ पर दीप्तिकालिता या फोटोपेरियोडिज्म का मतलब होता है पुष्पन पर प्रकाश अवधि का प्रभाव। क्लियर, जो फ्लावरिंग होता है पौधों के अंदर, उस पर प्रकाश की अवधि का क्या इफेक्ट होता है। क्लियर, इसी कारण जो भी पुष्पन पर प्रकाश की अवधि के इफेक्ट या प्रभाव होने के कारण ही आप देखते हो कि रबी में रबी की फसलें लगती है, खरीफ में खरीफ की, जायद में जायद की, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग क्या है, फसलें लगाई जाती है। तो पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का जो प्रभाव होता है, उसी को कहा जाता है दीप्तिकालिता या फोटोपेरियोडिज्म। क्लियर, अब इसके अलावा जो दीप्तिकालिता के आधार पर जो प्लांट होते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि भैया दीप्तिकालिता के आधार पर जो पौधे होते हैं, वो पहला जो प्लांट होता है वो लॉन्ग डे प्लांट। क्लियर, LDP, ये ध्यान रखना, लॉन्ग डे प्लांट। क्लियर, तो लॉन्ग डे प्लांट जो होता है, इसमें क्या होना चाहिए भैया, तो इसमें आपका होना चाहिए दिन सतत लंबे। दिन कैसे होनी चाहिए, सतत लंबे, कंटिन्यूअस, और रातें छोटी। कैसी होनी चाहिए, रातें छोटी होनी चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवस पौधे, मतलब इसमें दिन लंबे होने चाहिए, और लंबे भी कैसे, कंटिन्यूअस, सतत। क्लियर, बीच में अगर जैसे बादल छा जाएंगे एक दो दिन के लिए, अगर थोड़ा सा अगर मान लो प्रकाश पौधों को कम मिलेगा, तो इनमें पुष्पन कम हो जाएगा। क्लियर, तो दिन सतत लंबे चाहिए, किसके लिए, पुष्पन के समय, और रातें कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्लियर, और जितने भी आप देखते हो भैया, रबी की जो अधिकांश क्रॉप्स होती है, रबी की जो मैक्सिमम क्रॉप्स होती है, जैसे गेहूं, तो रबी की अधिकतर जो फसलें होती वो लॉन्ग डे प्लांट में ही आती है। दूसरा जो है वो है SDP, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट जो होता है, इनको लघु दिवसीय पौधे भी कहते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट में जस्ट उल्टा, क्या, दिन छोटे व रातें सतत लंबी। अब यहां रात में वर्ड आएगा सतत लंबी, इस चीज को ध्यान रखना भैया। यहां पर दिन कैसे होने चाहिए, छोटे, और रातें कैसी होनी चाहिए, वो सतत या कंटिन्यूअस लंबी होनी चाहिए। तब हम इनको क्या कहेंगे, तब इनको हम शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे। क्लियर, और अधिकतर जो है खरीफ की जो फसलें होती है, वो अधिकतर शॉर्ट डे प्लांट के अंदर ही आती है। क्लियर, थर्ड जो होता है वो आपका वो होता है डे न्यूट्रल प्लांट। क्लियर, डे न्यूट्रल प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनमें पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे जनरली अगर देखो तो कपास है, सूर्यमुखी है, टमाटर है, मिर्च है। क्लियर, इनमें अगर आप देखोगे तो ये डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, इनको साल में कभी भी लगाओ, इनमें प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, ये दीप्तिकालिता होता है प्रकाश, पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव होना, और इसको खोजा था गार्नर और एलार्ड ने। क्लियर, फिर ये फोटो पेरियोडिक इंडक्शन क्या होता है, प्रेरण। तो इसका संबंध भी दीप्तिकालिता से ही होता है, पुष्पन को प्रेरित करना। क्लियर, एब्सिशन जो होता है अपछेदन, तो इसका संबंध होता है जो ABA हार्मोन हम पढ़ चुके हैं, क्लियर, उससे होता है। मतलब
फूल, फल और पत्तियों को झड़ाना या गिराना। आया ना समझ में? तो ये चीजें ध्यान रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्लियर? आप सभी लोगों ने बढ़िया से आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉइल एयर इज, भूमि वायु है। क्या है? आप लोग आंसर दो भैया फटाफट। क्लियर? भूमि वायु क्या है? फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस बिटवीन सॉइल, पोर, स्पेस एंड एटमॉस्फेयर। मीन्स भूमि, रंध्रावकाश एवं वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस बदलना। दूसरा आपका है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस बिटवीन सॉइल, पोर्स, स्पेस एंड एटमॉस्फेयर। मीन्स भूमि, रंध्रावकाश एवं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बदलना। नेक्स्ट आपका एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बिटवीन सॉइल, पोर्स, स्पेस एंड एटमॉस्फेयर। मीन्स भूमि, रंध्रावकाश एवं वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बदलना। नेक्स्ट आपका है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। बताओ फटाफट इसका आंसर, जिसको भी पता हो। तो आप में से अधिकतर लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब देखते हैं हम। देखो भैया, भूमि वायु या सॉइल एयर क्या क्या है? तो मृदा में जो वायु है और वायुमंडल में जो हवा है, इन दोनों के बीच में जो आवागमन होता है, क्लियर, उसी को कहा जाता है मृदा वायु। क्लियर? तो वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा। कितनी है? लगभग 79%। 79% क्या होती है वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। क्लियर? इसके अलावा जो लगभग आप 20.9 बोलो या 21% बोलो, इतनी हवा जो होती है वो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन होती है। और लगभग 0.03% जो हवा होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो पहले हम इसको समझते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है, क्लियर, एक साइड में लिखता हूं वायुमंडल, मीन्स एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और सेकंड साइड में लिख देता हूं मृदा वायु। तो पहले तो आपको क्या करना है? पहले वायुमंडल के बारे में देखना है। तो वायुमंडल के अंदर जो आपका नाइट्रोजन होता है वो 79% होता है। क्लियर? दूसरा जो ऑक्सीजन है वो कितना होता है? तो वायुमंडल में लगभग 20.9%, कहीं कहीं ये 21% भी लिखा हुआ मिलता है, वो भी करेक्ट होता है। क्लियर? और थर्ड होता है CO2, जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। तो ये तो वायुमंडल की बात हुई, वायुमंडल में ये परसेंटेज होते हैं। क्लियर? तो इनमें से जो दो गैसें हैं इनका कंटिन्यूअस क्या होता है? एक्सचेंज होता है। वायुमंडल से कहा जाती है जमीन में और जमीन से हवा में। क्लियर? मतलब इनका कंटिन्यूअस क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अगर जमीन में अगर कोई सी गैस अगर बढ़ने लगेगी तो वो धीरे धीरे पोर्स में से निकल के कहाँ जाएगी? वायुमंडल में जाएगी। और वायुमंडल में अगर कोई सी गैस की सांद्रता बढ़ेगी तो वो मृदा में जाएगी। इस प्रकार एक्सचेंज होता है। क्लियर? लेकिन नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एक्सचेंज नहीं होता है। नाइट्रोजन जो होती है उसका स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? फिक्सेशन होता है। वायुमंडल से मृदा में उसका क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। अब मृदा वायु की बात करें तो मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो 79.2% होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है वायुमंडल से, लेकिन लगभग बराबर है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होती है, 20.6%। क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको जो मिलती है वो है 0.25 to 1%, कम से कम इतनी तो मिलेगी। क्लियर? मृदा में 0.25% जो है इतनी कार्बन डाइऑक्साइड मृदा के अंदर होती है। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहां पर ये हमने कंपैरिजन पढ़ा है, तो भैया देखो पहला आंसर आपका जो है भूमि, रंध्रावकाश एवं वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का बदलना। बदलना मतलब क्या होना? तो ये आपका यहाँ टर्म है एक्सचेंज होना। क्लियर?
तो यहाँ अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का तो कोई लेना देना नहीं है भैया, मृदा वायु और वायुमंडल में भी हाइड्रोजन गैस नहीं होती है, मृदा वायु में भी हाइड्रोजन गैस नहीं होती है। क्लियर। दूसरा ये सी वाला आंसर देख लेते हैं पहले। तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी हाइड्रोजन आ रहा है तो इसको भी कट कर दो, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। फिर लास्ट वाला तो नन ऑफ दीज है, ये आंसर तो वैसे भी हट गया। अब आपके पास जो बी वाला आंसर बचा है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लियर, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, इसका एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है किसके बीच में? तो वायुमंडल और मृदा वायु के बीच में। क्लियर। जो एटमॉस्फेयर है उसमें और मृदा वायु के बीच में किनका एक्सचेंज होता है? तो मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है इसी को कहा जाता है मेनली सॉइल एयर। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि भैया मृदा में जो जड़ें होती है वो भी क्या करती है? श्वसन करती है, और श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। आया ना समझ में? ये चीज ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगी? वायुमंडल से लेगी, और जो जड़ें श्वसन करने के बाद ऑक्सीजन लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी वो वापस कहाँ जाएगी? वायुमंडल में जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। ये वायुमंडल और मृदा वायु के बीच में क्या होता है? तो मृदा वायु और वायुमंडल के बीच में जो CO2 और O2 इसका जो एक्सचेंज होता है वायुमंडल और मृदा रंध्रावकाश के बीच में, इसी को कहा जाता है सॉइल। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको कहा जाता है सॉइल एयर। क्लियर। तो ये ध्यान रखना। अब यहां पर अगर आप वायुमंडल और मृदा वायु की अगर बात करते हो तो यहां पर एक ये देखो, नाइट्रोजन आपका लगभग 79 और लगभग 79.2, ये तो लगभग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है एटमॉस्फेयर और जो सॉइल एयर है उसके बीच में। दूसरा आपका जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो ये भी लगभग क्या है? सिमिलर है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्लियर। क्योंकि वायुमंडल और मृदा रंध्रावकाश के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इसका स्वतंत्र विसरण होता है, फ्री डिफ्यूजन। क्लियर। अभी मैं समझाऊंगा फ्री डिफ्यूजन क्या होता है। क्लियर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अगर देखोगे तो वायुमंडल में कम है। कितनी है? 0.03% CO2। क्लियर। ये आपको वायुमंडल में मिलता है। लेकिन अगर आप मिट्टी में बात करोगे, मृदा में, तो मृदा में यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो लगभग 10 गुना ज्यादा है। कितनी है? 10 गुना ज्यादा। अब आप बोलोगे कैसे? तो आप जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें 10 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.3%। ये हो जाएगा, 1 पॉइंट पीछे खिसक जाएगा। क्लियर। तो लगभग आपका 0.25 के लगभग आ गया, इससे थोड़ा ज्यादा हो गया। तो यहां आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा आता है कि निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में अधिक पाई जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होती है वो भी मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। तो आपका आंसर तो निकल आया भैया, आया ना समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है, जो सॉइल पोरोसिटी होता है और जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसके बीच में एक्सचेंज, इसी को कहा जाता है सॉइल एयर। हाइड्रोजन का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। तो जो दो आंसर है उसमें हाइड्रोजन आपका आ रहा है। क्लियर। तो इसको हटा दो। तो ये तो आपने उसका कंपोजिशन पढ़ लिया, सॉइल एयर और एटमॉस्फेरिक एयर का। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल की अपेक्षा मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना गुना ज्यादा होती है? तो लगभग 10 गुना ज्यादा होती है। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर स्वतंत्र विसरण क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो ये मान लो ये नीचे क्या है? ये है मृदा, या क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी में अगर आप देखोगे तो ये प्लांट की ये होती है रूट्स, जड़ें। आया ना समझ में? ये रूट्स क्या करती है? तो भैया सीधी सी बात है, ये श्वसन करेगी, और श्वसन में जड़ों को भी क्या चाहिए? क्लियर। तो जड़ों को भी ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो ये ऑक्सीजन गैस लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगी। क्लियर। और ये आपका मृदा वायु, यहां पर क्या है? ये मृदा वायु है, मृदा वायु। क्लियर। और ये है आपका वायुमंडल। क्लियर।
अब अगर आपने स्वतंत्र विसरण पढ़ा हो, स्वतंत्र विसरण क्या होता है, तो विसरण बॉटनी के अंदर आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है भैया, जैसे कमरे के एक कोने में अगर आपने अगरबत्ती लगा दी, क्लियर, तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद पूरे कमरे में उसकी सुगंध आएगी, क्लियर। तो इसी को कहा जाता है विसरण। मतलब जब किसी विलयन में विलय के जो पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो विलय की उच्च सांद्रता से विलय की निम्न सांद्रता की ओर जब गति करते हैं, तो इसी को कहा जाता है विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। और यह गति तब तक होती है जब तक कि पूरे कमरे में एक जैसी सुगंध की सांद्रता नहीं हो जाए। है ना समझ में? तो यहां पर भी वही हो रहा है। ये लगातार वायुमंडल से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, मृदा में जाती है O2, और O2 के बाद CO2 मृदा से बाहर जाती है। अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा है तो मृदा में 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हुई? तो मृदा में 10 गुना जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसे हुई कि भैया मृदा में जो होता है वो बहुत सारे असंख्य सूक्ष्म जीव है, करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया है, फंजाई है, आप सभी को पता है, क्लियर। मृदा में सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला जो जीव होता है वो है बैक्टीरिया या जीवाणु, क्लियर। जीवाणु जो होते हैं उनकी संख्या मृदा में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर बोल दे अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, एसिडिक सॉइल में, तो वहां ध्यान रखना भैया, एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो होती है कवक या फंगस की, क्लियर। और शुष्क मृदा में अगर बोल दे कि सूखी मिट्टी में सबसे ज्यादा सांद्रता होती है, तो एक्टिनोमाइसिटीज जो फंगस है उसकी होती है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये कुछ आपका अलग थोड़ा हटके था। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल वेट या जैविक भार की दृष्टि से अगर वेट के हिसाब से देखें, बायोलॉजिकल वेट के हिसाब से, तो मृदा में सबसे ज्यादा फंगस होती है, क्लियर, कवक होती है। इस चीज को ध्यान रखना। और आप सभी को पता है कि भैया जो फंगस और बैक्टीरिया है ये सॉइल में सबसे अच्छे क्या है, डीकंपोजर है, अपघटक है। जो भी चीज आप डालते हो लास्ट में वो सड़ने के बाद डीकंपोज्ड होकर मिट्टी में मिल जाती है, ह्यूमस में बदल जाती है। तो फंगस और बैक्टीरिया क्या है, ये बेस्ट डीकंपोजर होते हैं। तो अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा है तो जमीन में आएगी, और अगर जमीन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो धीरे धीरे वायुमंडल में जाएगी। लेकिन वायु में जो सूक्ष्म रंध्रावकाश होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफी हद तक फंस जाती है, क्लियर। क्यों? क्योंकि जमीन में बहुत सारे सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स हैं, ये श्वसन क्रिया लगातार करते हैं, साथ ही साथ जड़ें भी श्वसन क्रिया लगातार करती है, क्लियर। और श्वसन में मृदा में जो ऑक्सीजन होता है उसका यूज होता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रहती है। इसलिए मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल की अपेक्षा आपको 10 गुना ज्यादा मिलती है। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया आपका, ध्यान रखना भैया। तो ये आंसर जो है वो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, भूमि का घनत्व निम्न गुण में से संबंधित है। डेंसिटी ऑफ सॉइल इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्लियर। मीन्स डेंसिटी मीन्स घनत्व, जो मृदा का गुण है वो कौन सा है इसमें से, बताओ आप लोग। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जिसको रासायनिक गुण कहा जाता है, सेकंड है आपका डायनेमिक प्रॉपर्टी जिसको डायनेमिक गुण कहा जाता है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको भौमिक गुण कहा जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जिसको जैविक गुण कहा जाता है। फटाफट बताओ भैया इसका आंसर। हाँ, राहुल डावर जी, कहाँ, टीकमगढ़ कॉलेज से, बढ़िया है, देखते रहो भैया। ये जो भूमि का घनत्व होता है, क्लियर, भूमि का घनत्व निम्न गुण से संबंधित है। कौन सी प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो यहां ध्यान रखना भैया, ये जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ये अलग है, क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है जैसे कार्बोनेशन है, क्लियर, हाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है, क्लियर, फिर कैल्सिफिकेशन है, क्लियर। ये जो रासायनिक वैसे भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि घनत्व जो होता है डेंसिटी, क्लियर, ये क्या है, ये फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो तो वहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखो।
तो डेंसिटी ऑफ सॉइल इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, डेंसिटी इनमें से कौन से गुण से संबंधित है। क्लियर। तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर भौमिक, तो भैया भौमिक, भौतिक को भौमिक भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स भौतिक गुण। क्लियर। तो जो यहाँ पर आपका भूमि का घनत्व या सॉइल डेंसिटी होता है, ये मृदा का एक भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इस चीज को ध्यान रखना। अब घनत्व के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ घनत्व या डेंसिटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर। तो यहाँ देखते हैं हम घनत्व के बारे में। तो जो घनत्व या डेंसिटी होता है, क्लियर, मृदा का, पहली चीज तो एक बार एग्रीकल्चर की एग्जाम में, शायद कुछ टाइम पहले एग्रीकल्चर की एक एग्जाम में घनत्व का मात्रक पूछ लिया था कि मृदा घनत्व का मात्रक क्या है। तो मैं घनत्व से शुरू करता हूं आपको। तो घनत्व के बारे में आपने पढ़ा होगा, घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आपका आयतन। क्लियर। इंग्लिश में अगर बोलो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर आया ना समझ में? शॉर्टकट में इसको D बराबर m बटा v बोलते हैं। क्लियर। तो ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। क्लियर। हाँ, ग्राम पर घन सेंटीमीटर। हाँ, आशीष अहिरवार जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये एग्रीकल्चर की एग्जाम में पूछा हुआ है मृदा घनत्व का मात्रक। तो मात्रक ध्यान रखना भैया, ये जो है ना अधिकतर पूछा जाता है। तो घनत्व जो है उसका, अगर देखो घनत्व की परिभाषा जो होती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, किसी भी पदार्थ का जो इकाई आयतन में जो उपस्थित द्रव्यमान होता है, एकांक आयतन, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना द्रव्यमान या मास या संहति होता है उसी को कहा जाता है घनत्व। किसी भी पदार्थ, मान लो ये जैसे मान लो एक पेन है, इसको अगर काट के आप 1 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम या आयतन का इसका एक टुकड़ा ले लो और उसका क्या करो, द्रव्यमान निकालो, तो जितना उसका द्रव्यमान आएगा उसी को क्या कहा जाएगा, उसका आयतन, उसका घनत्व कहा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो अब आप सभी को पता है भैया, द्रव्यमान के लिए सीजीएस में, किसमें, सीजीएस में आप किसका उपयोग करते हो, तो सभी को पता है भैया, उसके लिए हम ग्राम का उपयोग करते हैं द्रव्यमान के लिए सीजीएस में। और आयतन के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आयतन के लिए हम उपयोग करते हैं घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। तो मात्रक सीजीएस में क्या बन जाएगा, ग्राम पर सीसी। सीसी मीन्स क्यूब सेंटीमीटर। ये सीसी का मतलब होता है घात 3 क्यूब, ये सीसी जो लिखा है क्यूब सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन एमकेएस में अगर बोलोगे तो एमकेएस में आपका जो ग्राम है उसकी जगह क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर घन मीटर। आयतन काय में लोगे, एमकेएस में मीटर में। तो ये चीज ध्यान रखना, सीजीएस में ग्राम पर सीसी या क्यूब सेंटीमीटर, एमकेएस में किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। क्लियर। तो ये तो मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया, क्यों, क्योंकि एक बार किसी शायद एसएडीओ या एडीओ की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि भूमि या मृदा के घनत्व का मात्रक है, और ये वाला आंसर दिया था ग्राम पर सीसी। तो ये चीज को ध्यान रखना भैया, ये पूछ लेता है वो, कारण मृदा में भी तो घनत्व वर्ड आ रहा है। क्लियर। अब घनत्व फिजिक्स में बोलो चाहे आप यहाँ मृदा में बोलो, एक ही चीज है। तो अगर मृदा घनत्व की बात करते हैं हम, तो मृदा घनत्व जो होता है, तो मृदा घनत्व कितना होता है, कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। क्लियर। एक जो होता है वो है स्थूल घनत्व। क्या होता है, स्थूल घनत्व, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी। क्या बोलते हैं, बल्क डेंसिटी। शॉर्टकट में इसको बीडी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बीडी घनत्व। क्लियर। कहीं कहीं पर इसको आभासी घनत्व भी लिखा होगा। क्या, आभासी। क्लियर। आभासी घनत्व भी अगर आप इसको बोलोगे तो वो भी करेक्ट होता है। क्लियर। अब यहाँ पर बल्क डेंसिटी क्या होता है, तो बल्क डेंसिटी का मतलब होता है आपको क्या करना है,
कोई कहीं पर भी जाकर खेत में जाकर क्या करो, आप मिट्टी का 1 घन सेंटीमीटर का टुकड़ा उठा लो और उसको ले जाकर उसका द्रव्यमान आप कैलकुलेट करो। मतलब यहाँ रंध्र के सहित, मतलब मृदा में रंध्रावकाश होना चाहिए। तो आप सभी को पता है भैया मृदा में 50% रंध्रावकाश होता है। क्लियर? तो ऐसी मिट्टी लाकर आपने क्या किया, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, रंध्रावकाश सहित, रंध्रावकाश सहित। अगर आप मिट्टी का घनत्व रंध्रावकाश के साथ में अगर ले रहे हो तो उसको हम कहेंगे बल्क डेंसिटी, या फिर क्या कहोगे आप, स्थूल घनत्व। क्या कहोगे, स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी। क्लियर? तो सामान्य रूप से जो मृदा का बल्क डेंसिटी होता है वो ध्यान रखना भैया, मृदा का जो बल्क डेंसिटी होता है वो होता है 1.33 ग्राम पर सीसी, क्लियर, क्यूब सेंटीमीटर, इतना होता है बल्क डेंसिटी। क्लियर? दूसरा जो होता है वो है, यहां लिख देता हूं, वो होता है पार्टिकल डेंसिटी, जिसको कहा जाता है कण घनत्व। कण घनत्व ही सत्य घनत्व है, सत्य, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, वास्तविक। ये वास्तविक घनत्व इसी को कहते हैं। मृदा का सॉइल का जो रियल जो डेंसिटी है वो यही है। आया ना समझ में? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि मृदा का वास्तविक घनत्व या सत्य घनत्व कौन सा होता है, तो वो होता है पार्टिकल डेंसिटी। ये जो होता है ये कैसे लेते हैं, तो ये रंध्रावकाश रहित, रंध्रावकाश रहित मतलब इसमें रंध्रावकाश का उपयोग नहीं किया जाता है। रंध्रावकाश को हटाने के बाद क्या करते हैं, जो मिट्टी का पूरा एक टुकड़ा है दबा हुआ, इसमें से आपने रंध्रावकाश को हटा दिया है, तो बिना रंध्रावकाश या पोरोसिटी लेस जो सॉइल है उसका जो आप कण घनत्व लेते हो वो कितना आता है, तो उसी को कण घनत्व कहते हैं। तो ये जनरली आता है आपका 2.65 ग्राम पर सीसी। लगभग आपका जो बल्क डेंसिटी था उससे ये दुगना होता है। इस चीज को ध्यान रखना, कितना, डबल, दुगना होता है। तो ये आपका बल्क डेंसिटी था, ये आपका पार्टिकल डेंसिटी होता है। इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा जो अब देखो घनत्व की, अगर मृदा घनत्व की बात अगर करें और स्थूल घनत्व और कण घनत्व नहीं दे तो आप किसको घनत्व मानोगे? अब आप बोलोगे सर किसको माने, तो कण घनत्व या वास्तविक घनत्व जो मैंने आपको बताया उसी को हम क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे, बाकी को घनत्व नहीं कहेंगे। दूसरा तो आपका आभासी होता है। अगर आपको स्थूल घनत्व और कण घनत्व की बात नहीं करे तो ऐसी स्थिति में आपका जो पार्टिकल डेंसिटी होता है, मीन्स कण घनत्व या वास्तविक घनत्व होता है, उसी को घनत्व कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। और जो आपका पार्टिकल डेंसिटी होता है वो कण घनत्व से या पार्टिकल डेंसिटी जो होता है वो बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व से दुगना होता है। तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि जो पार्टिकल डेंसिटी है 2 गुणा बल्क डेंसिटी, इस चीज को ध्यान रखना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो पार्टिकल डेंसिटी होती है और बल्क डेंसिटी होती है, इन दोनों का जो रेशो होता है वो कितना होता है, वो 2 होता है। क्लियर? आपने देखा कि भैया जो बल्क डेंसिटी था वो कितना था, 1.33 ग्राम पर सीसी, और पार्टिकल डेंसिटी वो कितना था, 2.65 ग्राम पर सीसी। क्लियर? तो लगभग 1.33 का डबल करो तो 2.66 हो जाएगा। तो जो पार्टिकल डेंसिटी है वो बल्क डेंसिटी से लगभग क्या है, दुगना है, डबल है। इस चीज को ध्यान रखना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां से एक फार्मूला ध्यान रखना, वो फार्मूला आपको जनरली पूछा जाता है। क्लियर? अब बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी आपको अगर पता है तो आप मृदा रंध्रावकाश निकाल सकते हो। क्लियर? मीन्स सॉइल पोरोसिटी, ये कई बार पूछा है, सॉइल पोरोसिटी परसेंटेज। तो इसका फार्मूला मैं नीचे लिख देता हूं। क्या होता है, इधर इक्वल करके मैं नीचे लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है। तो यहां जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस बल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100।
ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? ये होता है इसका सूत्र। कई बार जो है वो ये सूत्र न देकर एक दूसरा सूत्र दे देता है। अब आप बोलोगे सर दूसरा और कौन सा देगा, यही तो फार्मूला है। तो वो क्या करता है, ये 100 का मल्टीप्लाई कर देता है अंदर। कैसे? अब देखो ये जो 100 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर गुणा कर दो। तो 100 का गुणा पहले तो 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस डी बटे पी में करेंगे तो क्या हो जाएगा बल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी गुणा 100। अगर ये वाला आंसर दे तो भी करेक्ट है, ये वाला दे तो भी करेक्ट है। दोनों जो हैं वो मृदा रंध्रावकाश ज्ञात करने के दोनों ही सूत्र होते हैं। क्लियर? ये वाला दे, इसी से ये बना है। ये 100 जो है इसका अगर अंदर आप मल्टीप्लाई या गुणा करोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। तो ये पूछा जाता है भैया। अच्छा नहीं याद होना तो आप बोलोगे सर बीडी पीडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतना तो याद है 1 माइनस, तो आप बी का मतलब बोल दो भारत और बटे में पी का मतलब पाकिस्तान बोल दो। भैया भारत हमेशा ऊपर ही रहेगा, पाकिस्तान हमेशा नीचे ही रहेगा। तो आप इसको भारत बटे पाकिस्तान बोलकर भी याद कर सकते हो। क्लियर? 1 माइनस भारत बटे पाकिस्तान गुणा 100। इस फंडे से भी आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, मृदा का रंध्रावकाश निकाल सकते हो। क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया मृदा घनत्व। मृदा का जो घनत्व होता है, अब मैं यहाँ पर बीडी और पीडी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि मृदा एक सामान्य मृदा का घनत्व होता है, तो आप फट से स्थूल घनत्व की बात नहीं करोगे, आप पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व की बात करोगे। वो आपका 2.65 ग्राम पर सीसी होता है। यह है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता हूं कि अगर मान लो मैंने मिट्टी में अगर क्या मिलाया, मैंने मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ मिलाया, मतलब ह्यूमस मिलाया या फिर पेड़ पौधों के अवशेष या कोई सी भी जैविक खाद डाली, मीन्स जैविक खाद मीन्स ऑर्गेनिक मैन्यूअर डाली जाए, तो वो FYM या आपका जो हरी खाद है, हरी खाद डाली, ग्रीन मैन्यूअर जिसको बोलते हैं, या फिर गोबर की खाद जिसको फार्म यार्ड मैन्यूअर या FYM कहते हैं, या फिर मान लो केचुए की खाद डाली, कोई सी भी अगर यहाँ पर कार्बनिक खाद अगर डाली या ह्यूमस डाला, सब एक ही है। क्लियर? तो बताओ यहाँ पर जो घनत्व है वो बढ़ेगा कि घटेगा? क्लियर? क्या होगा अगर मैं मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालूं, मतलब कोई सी भी जीवांश खाद या कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस डालूं, तो यहां पर मृदा का घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? आप लोग बताओ चैट सेक्शन में, बढ़ेगा या घटेगा? फटाफट बताओ भैया। क्वेश्चन ये है कि भैया जैसे मेरा खेत है, खेत में मृदा का घनत्व ये है 2.65 मिट्टी का। अगर मैं क्या करूं, उसमें कार्बनिक खाद डालूं, 1 गाड़ी या 2 गाड़ी लाके मैंने क्या किया, गोबर का खाद डाल दिया। अब बताओ, अब जो खेत की मिट्टी है इसका जो डेंसिटी है वो 2.5 से कम होगा या 2.5 से ज्यादा होगा, या 2.65 से कम होगा, 2.65 से ज्यादा होगा, या 2.65 ही रहेगा? बताओ। हाँ, तो यहाँ पर अभिनय पाटीदार जी बोले हैं बढ़ेगा, राम पाटीदार जी बोले हैं बढ़ेगा, बाकी लोग भी फटाफट दो भैया आंसर। खेत में अगर कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, जीवांश खाद, उर्वरक को हटा दो, फर्टिलाइजर नहीं, या कोई सा भी खनिज नहीं, खनिज को भी हटा दो। क्लियर? तो हाँ, ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया? सौरभ तिवारी जी बोल रहे हैं 2.65 ही रहेगा। तो आप लोग जो है ना, आप लोग थोड़ा गलत आंसर दे रहे हो। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा घटेगा, मीन्स डिक्रीज्ड होगा। कारण क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस मीन्स कोई सी भी, या आप इसको बोल सकते हो कार्बनिक खाद, कोई सी भी कार्बनिक खाद जो सड़ने से ह्यूमस बनेगा, तो ह्यूमस का जो घनत्व होता है 1.5 ग्राम पर सीसी होता है, इतना होता है। आया ना समझ में? और अगर आप अधिक घनत्व वाली, मिट्टी का घनत्व ज्यादा है, अगर अधिक घनत्व वाले चीज में कम घनत्व का डालोगे तो घनत्व घटेगा, बढ़ेगा नहीं। आया ना समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना।
मिट्टी में कोई सी भी कम घनत्व की चीज अगर डालोगे तो मिट्टी का घनत्व घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर अगर मैं खनिज डाल देता, क्या डाल देता? खनिज, तो खनिज का जो घनत्व होता है वो 2.85 या क्या होता है, इससे ज्यादा होता है। क्लियर? ग्राम पर सीसी। अगर मिट्टी में मैं खनिज डाल देता, खनिज का घनत्व 2.85 से ज्यादा होता है, तो इस स्थिति में यहां पर मिट्टी का घनत्व बढ़ता। क्यों? क्योंकि 2.65 की अपेक्षा ये जो खनिज है इसका घनत्व 2.85 है, ज्यादा है। तो आप अगर ज्यादा घनत्व की चीज डालोगे मिट्टी में तो घनत्व बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और कम घनत्व की चीज अगर डालोगे तो मिट्टी का घनत्व घटेगा। क्लियर? अभिनय हिरवार जी बोल रहे हैं पोरोसिटी इंक्रीज एंड बीडी और पीडी डिक्रीज्ड। क्लियर? हाँ, ये भी आपने सही लॉजिक लगाया। क्लियर? वैसे सीधा ध्यान रखो कि अगर आप मृदा से अगर कोई सी चीज का घनत्व कम है, मिट्टी से अगर किसी चीज का घनत्व कम है, वो अगर आप डालोगे तो मिट्टी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो घटेगी। और अगर मिट्टी या सॉइल से अधिक घनत्व की चीज अगर कोई सी डालोगे तो मिट्टी का घनत्व बढ़ेगा। क्लियर? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कार्बनिक पदार्थ डालूं, एक बार ये एग्जाम में ये पूछा हुआ है, कार्बनिक पदार्थ का घनत्व कितना होता है? तो कार्बनिक पदार्थ का जो घनत्व या डेंसिटी होती है वो कौन सी? तो यहां मैंने बल्क पार्टिकल की बात नहीं की है, आया ना समझ में? तो सीधा आएगा पार्टिकल डेंसिटी, आया ना सब। जब किसी भी बल्क और पार्टिकल की बात नहीं करें और किसी का भी घनत्व बोले तो फट से समझ जाना कि भैया यहाँ इस घनत्व का मतलब है पार्टिकल डेंसिटी, क्योंकि वास्तविक ट्रू या सत्य जो घनत्व होता है वो पार्टिकल डेंसिटी ही होता है। तो जब भी आप मिट्टी में कम घनत्व का चीज डालोगे तो मिट्टी का घनत्व घटेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? क्वेश्चन आपको सीधा पूछा था एक बार किसी एग्जाम में कि यदि मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा दी जाए तो मृदा का घनत्व घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो वहां आपका आंसर क्या था? मृदा का जो घनत्व है वो घटेगा। अगर यही क्वेश्चन को वो ऐसा पूछ देता कि मिट्टी में खनिज पदार्थ की मात्रा डालने पर मिट्टी का घनत्व, तो इस स्थिति में आप बोलोगे मिट्टी का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि अधिक घनत्व की चीज डालोगे तो घनत्व बढ़ेगा, कम घनत्व की चीज डालोगे तो घनत्व घटेगा। सीधी सी बात है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना भैया, यहां से पूछी जाती है ये। इसके अलावा भी मृदा के बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है तो यहां से बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एक आपने पढ़ा है भैया मृदा गठन, पढ़ा है ना, जिसको क्या बोलते हैं? सॉइल टेक्सचर। ये कई बार पूछा भी है। सॉइल टेक्सचर की डेफिनेशन ध्यान रखना क्या होता है। तो सॉइल टेक्सचर की जो डेफिनेशन होती है आप सभी को पता है भैया, मृदा में सामान्य रूप से 5 प्रकार के कण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से होते हैं वो 3। तो 5 प्रकार ध्यान रखना भैया। कौन कौन से? तो एक तो आपको सबको पता है भैया स्टोन। कौन सा? स्टोन। स्टोन मीन्स पत्थर। तो पत्थर का जो साइज होता है वो मोर देन 20 mm मिलीमीटर। इस चीज को ध्यान रखना, 20 मिलीमीटर से बड़ा साइज का जो भी मिट्टी में हो सब पत्थर। क्लियर? फिर होता है ग्रेवल्स। ग्रेवल्स मीन्स कंकड़ पत्थर, कंकड़ बारीक वाले। क्लियर? तो इसका साइज आप सभी को पता है 2 से 20 मिलीमीटर साइज का। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है कंकड़ का साइज। क्लियर? फिर इसके बाद अगर बोलते हैं तो फाइन अर्थ। फाइन अर्थ मतलब बारीक मिट्टी। क्लियर? बारीक मिट्टी। तो बारीक मिट्टी की अगर बात करते हैं हम, तो बारीक मिट्टी जो होती है वो होती है लेस देन 2 mm। 2 मिलीमीटर से छोटी साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो सब बारीक मिट्टी में आते हैं। तो ये 2 कण तो ठीक है। क्लियर? लेकिन अब 3 जो है वो मेन या मौलिक कण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक आपको पता है भैया, सबसे पहला आपका जो होता है वो होता है सैंड। सैंड जिसको क्या कहा जाता है? बालू। आया ना समझ में? तो बालू का साइज आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 2 से
0.02 mm। ये किसका साइज होता है? ये सैंड का साइज होता है, रेतीली मिट्टी का साइज होता है। क्लियर? फिर दूसरा जो होता है जो है सिल्ट। तो सिल्ट का जो साइज होता है 0.02 से 0.002 mm। ये किसका साइज होता है? तो ये होता है आपका सिल्ट का या लोयम का। और थर्ड जो होता है वो है आपका क्ले, CLY, क्ले। क्लियर? तो ये होता है लेस देन 0.002 mm। क्लियर? तो ये जो तीन पार्टिकल्स हैं ये सॉइल के अंदर मेन होते हैं। तो ये जो तीन पार्टिकल का जो रेशो होता है, क्लियर, उसी को कहा जाता है मृदा गठन। ये डेफिनेशन कई बार पूछी है। क्या पूछा है? मृदा गठन क्या है, सॉइल टेक्सचर क्या है। क्लियर? तो सॉइल टेक्सचर का मतलब होता है मृदा में उपस्थित जो मौलिक कण है, क्लियर, मेन पार्टिकल है, क्लियर, बेसिक पार्टिकल है। बेसिक पार्टिकल मेनली सैंड, सिल्ट और क्ले, ये दो भी होते हैं, इनको मैंने ऊपर लिख दिया है। इसके बाद जो होता है वो फाइन अर्थ होता है, बारीक मिट्टी। इस चीज को ध्यान रखना। तो बारीक मिट्टी में ये तीन ही पार्टिकल आते हैं और बारीक मिट्टी का जो साइज होता है वो 2 मिलीमीटर से कम होता है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं मृदा गठन, तो मृदा गठन की परिभाषा याद रखना। मृदा में जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, इनका जो आपेक्षिक अनुपात होता है, मीन्स इनका जो रेशो होता है, उसी को कहा जाता है सॉइल टेक्सचर या मृदा गठन। इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और टेक्सचर को नहीं तो कभी कभी क्या करता है, हिंदी में वो गठन लिख देता है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर लिख देता है, तो वहां लपेटे में आ जाते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना। तो ये साइज, इस साइज में से ये वाला साइज जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा? क्ले वाला साइज सबसे ज्यादा पूछा है कि क्ले पार्टिकल का साइज क्या होता है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये मृदा गठन होता है। और एक बात ध्यान रखना भैया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि जो सॉइल मृदा के जो भौतिक गुण होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप पढ़ रहे हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में से ये एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है मृदा गठन जिसको हम बदल नहीं सकते। ये मृदा का परमानेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्थायी भौतिक गुण, इसको नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा भी मृदा के बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं, जैसे सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर, इसका भी ध्यान रखना भैया। सॉइल स्ट्रक्चर ये मृदा का दूसरा भौतिक गुण होता है, क्लियर, जिसको बोलते हैं मृदा संरचना। क्या बोलते हैं? मृदा संरचना, यह सॉइल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सॉइल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मृदा में जो अलग अलग प्रकार के जो सॉइल पार्टिकल्स सजे हुए हैं, सजावट, मृदा कणों की सजावट। जैसे आप मान लो अभी अगर शादियों का सीजन चल रहा है, अगर मान लो किसी ने मजाक में बोल दिया कि भैया आज शाम को है शादी कार्यक्रम है, आ जाना, तो आप बढ़िया टिप टॉप होके कोट पैंट बढ़िया फंसा के टिप टॉप होके क्या करते हो, जाते हो। हर बार कोई अगर मान लो बाल साइड से करवा लेगा, कोई ऊपर से, न जाने अजीब अजीब टाइप का हेयर स्टाइल करके क्या करते हैं, जाते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप की हमारी सजावट होती है अलग अलग कार्यक्रम में, बोले बर्थडे में जा रहा है तो ऐसे सज के जा, शादी में जा रहा है तो ऐसे सज के जा, बफेट में जा रहा है तो बोले कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाओ क्योंकि वहाँ दबा के खाना है। क्लियर? तो सब चीज़ें क्या है, हम समय के हिसाब से अपनी सजावट बदल लेते हैं। तो ऐसे ही सॉइल पार्टिकल जो होते हैं वो मृदा में अलग अलग प्रकार से क्या है, सजे हुए हैं। क्लियर? इंग्लिश में अगर बोलो तो सीधा बोल सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा में मृदा कणों की जो सजावट होती है उसी को कहा जाता है सॉइल स्ट्रक्चर, और इसको हम बदल सकते हैं। सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर, 4 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, आप सभी को पता है भैया, लेकिन सबसे बेस्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है गोलाकार व क्रम्बी। कैसा होना चाहिए? गोलाकार और क्रम्बी स्ट्रक्चर। ये वाला स्फेरिकल एंड क्रम्बी स्ट्रक्चर, ये होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन भी कई बार पूछा हुआ है, आप लोग इसको थोड़ा लोड लेना, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के लिए। आप बताओ भैया, आप लोगों को कुछ समझ में आया इसमें? फटाफट बताओ, आप लोगों को कुछ इसमें समझ में आया? फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं,
उसकी स्टडी घर पे करना, फिर हम कल उसको जो है सॉल्व करेंगे। हाँ अलग अलग होते हैं साइज जो है पेड, हाँ वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कॉलमनर स्ट्रक्चर होता है, प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लियर, उनका हम जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर फिर हम स्ट्रक्चर वाला जब क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां डिस्कस कर। बराबर होता है, ये भी एग्रीकल्चर की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, आया ना समझ में? नहीं तो आप बोलोगे सर। हाँ अभिनय पाटीदार जी, सीसी का मतलब होता है क्यूब सेंटीमीटर, क्लियर, या घन सेंटीमीटर। क्लियर, सीसी का मतलब होता है घन सेंटीमीटर, इंग्लिश में उसको सीसी शॉर्टकट में बोलते हैं क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। क्लियर, अच्छा ये वाला सीसी। हाँ तो कुछ लोगों ने बता दिया है भैया। हाँ सौरभ तिवारी जी ने भी आंसर बोल दिया, बोले सर सी वाला आंसर है। ठीक है, तो सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी वाला आंसर। 1 टन जो होता है इसको ब्रिटिश प्रणाली में मेट्रिक टन भी कहा जाता है, हम लोग इसको टन बोलते हैं। नहीं तो कभी कभी जो है कहीं पर मेट्रिक टन लिखा होता है तो वहां पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो सकता है अलग हो, तो मैट्रिक टन बोलो या टन बोलो एक ही होता है। ब्रिटिश प्रणाली होने के कारण वहां पर इसको मैट्रिक का उपयोग करते हैं, मैट्रिक टन का, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टन बोलते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।